राधे राधे आप सभी को। अब चलिए, आप सबकी जो ख्वाहिश है या आप सबकी जो डिमांड है वो पूरी होने वाली है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर आप कन्फेशन से रिलेटेड मेंस की क्वेश्चन फ्रेम करके हमें दीजिए, हम उनको सॉल्व करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आया था। देखो, मैं जानता हूँ पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में जो सबसे मज़ेदार टॉपिक है या यूँ कहें तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो कन्फेशन ही है, राइट। कन्फेशन का टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मज़ा आता है इसको पढ़ने में, है ना। तो काफ़ी सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर आप कन्फेशन से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन हमें दीजिए, हम एक्सरसाइज करके देखेंगे कि क्या हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो चलिए, आपकी जो ख्वाहिश है पूरी होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम कन्फेशन से रिलेटेड मेंस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपने इनमें से गलत किए, कहाँ आपने गलती करी, टॉपिक को समझने में, क्वेश्चन को समझने में, जो भी है आप A to Z अपना पूरा एवेल्यूएशन करिएगा, ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं जी। आई होप आप सभी ने कानून मूवी जरूर देखी होगी। कानून मूवी 1960 की मूवी है। अपने कई लेक्चर्स में मैंने इस मूवी का जिक्र भी किया है। अगर आपने इस मूवी को अब तक नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ऑलराइट। और देखो, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इस मूवी को जरूर देखें। मैं आपको बता रहा हूं कि इस मूवी से आप जितना कुछ सीख सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लॉ की किसी और मूवी से सीख सकते हैं। और सही बताऊं आपको, विटनेस को लेकर इस मूवी ने जो डिस्क्राइब किया है, मतलब क्या कहिएगा आप। विटनेस को जिस तरीके से इस मूवी ने डिफाइन किया है कि मतलब आप राइटर है ना, जो इस मूवी का राइटर है, जिसने भी विटनेस को लेकर स्क्रिप्ट लिखी होगी, आपको उसका जो लोहा है वो मानना पड़ेगा। इतनी खूबसूरती से उसने विटनेस को डिस्क्राइब किया है कि आप उसको सुनेंगे तो आप कहेंगे कि वाह यार, इस बंदे ने कमाल कर दिया। देखिएगा आप इस मूवी को जरूर, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। और जिन्होंने देखी है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो मेरे क्वेश्चन को इजीली कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आप सभी लोग जिन्होंने मूवी देखी है, जिन्होंने मूवी नहीं देखी है, वो क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन क्या है, इस मूवी में एक पर्सन ने एक सेठ धनीराम का मर्डर कर दिया होता है, ठीक है। इस मूवी में एक पर्सन ने सेठ धनीराम का मर्डर कर दिया होता है जी। अब उसी रात एक चोर सेठ धनीराम के यहां चोरी करने जाता है, ठीक है। जिस दिन एक पर्सन ने सेठ धनीराम का मर्डर किया होता है, उसी रात एक पर्सन सेठ धनीराम के घर में चोरी करने के लिए पहुंचता है। अब जैसे ही चोर ये देखता है कि सेठ धनीराम को तो किसी ने मार दिया है और उनकी जो डेड बॉडी है वो फर्श पर पड़ी है, वो डर के मारे वहां से भागने लगता है। लेकिन तब तक मौका वारदात पर पुलिस पहुंच चुकी होती है और पुलिस सेठ जी के मर्डर के लिए इस चोर को पकड़ लेती है, ठीक है। अब इस केस का ट्रायल चलता है। ट्रायल के दौरान चोर बार बार चीख चीख कर कहता है कि मैंने ये जो मर्डर है वो नहीं किया, मैंने सेठ धनीराम का मर्डर नहीं किया। पर कोर्ट उसकी बातों पर यकीन नहीं करती क्योंकि जो ऑलमोस्ट सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे वो उस चोर के अगेंस्ट ही जा रहे थे। अब एक दिन ट्रायल के दौरान जब जो एक्यूज है वो जेल में बंद होता है, एक लेडी उससे मिलने आती है और वो उस चोर को ये ऑफर देती है कि अगर तुम कोर्ट में ये कबूल कर लो कि ये जो ऑफेंस है वो तुमने ही किया है, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे बच्चे का खर्चा उठाऊंगी, उसका नरिशमेंट, उसका खाना पीना, उसकी अच्छी स्कूलिंग, कॉलेज, करियर, सबका खर्चा मैं उठाऊंगी। वो जो लेडी होती है वो बहुत ही रिच होती है और वो जेल में जाकर उस चोर को ये ऑफर देती है। अब उस बेचारे चोर का अपने बच्चे के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। अब वो सोचता है कि यार मेरी सारी जिंदगी तो चोर पने में निकल ही गई, तो क्यों ना मैं अपने बच्चे का कुछ अच्छा कर जाऊं। तो वो उस लेडी की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। वो लेडी को बोलता है कि ठीक है, आप जैसा कहते हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते आप मेरे बच्चे की सुख सुविधा का ख्याल रखना। अब केस की अगली सुनवाई होती है जी। अब अगली सुनवाई पर एक्यूज यानी जो चोर है
वो जज साहब के आगे कन्फेशन करता है कि हाँ जनाब, सेठ धनीराम का खून मैंने ही किया है। ठीक है, यानी कल तक ये जो एक्यूज चीख चीख कर कोर्ट के आगे ये कह रहा था कि मैंने धनीराम का मर्डर नहीं किया, आज वो खुद कोर्ट में ये कह रहा है कि हां मैंने ही सेठ धनीराम का मर्डर किया है। ओके, यहां तक ये जो पूरा केस है आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताइए, वेदर दिस कन्फेशन, एक्यूज ने जो कन्फेशन जज साहब के आगे किया है कि हां सेठ धनीराम का मर्डर मैंने ही किया है, वेदर दिस कन्फेशन वुड बी एडमिसिबल और नॉट? दिस इज द क्वेश्चन। बताइए, क्या ये कन्फेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24, सेक्शन 25 या सेक्शन 26, क्या ये कन्फेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24, सेक्शन 25 या सेक्शन 26 से हिट होगा? बताइए बताइए, क्या ये जो कन्फेशन है वो एडमिसिबल होगा या नहीं होगा? लगाइए दिमाग, करिए मेंटल एक्सरसाइज। आप 10-15 सेकंड ले लीजिए। 10-15 सेकंड क्या, मुझे लगता है 10-15 सेकंड तो थोड़े से कम रहेंगे। अब आराम से 1 मिनट ले लीजिए और फिर मुझे इसका आंसर करिएगा। ठीक है, तो आई गेस अब तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कवर कर लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये जो कन्फेशन है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 से हिट होगा। बताइए, क्या आंसर किया है जज साहब आपने? क्या ये कन्फेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 से हिट होगा या नहीं? तो आंसर इज नो। वाई? बिकॉज ये जो इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस है ये एक्यूज को किसी पर्सन इन अथॉरिटी ने नहीं दिया। राइट? ये जो इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस है एक्यूज को पर्सन इन अथॉरिटी से नहीं मिला, बल्कि वो तो किसी प्राइवेट पर्सन से मिला है। राइट? Therefore, such confession will not be hit by section 24 of Indian Evidence Act. अब आते हैं जी सेक्शन 25 की ओर। तो क्या ये कन्फेशन सेक्शन 25 से हिट हो रहा है? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज सच कन्फेशन इज नॉट मेड टू पुलिस ऑफिसर। दैट्स इट। अब आते हैं जी हम सेक्शन 26 की ओर। क्या ये कन्फेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 26 से हिट हो रहा है? बताइए। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि पुलिस कस्टडी में एक्यूज ने कन्फेशन तो किया ही नहीं। बात समझ रहे हो? पुलिस कस्टडी में तो एक्यूज ने बस इतना एग्री किया कि ठीक है मैं कोर्ट रूम में कन्फेशन कर दूंगा। उसने पुलिस कस्टडी में कन्फेशन थोड़ी ना किया, उसने तो बस उस लेडी के आगे इतना एग्री किया कि ठीक है मैं ये कन्फेशन कर दूंगा। डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना आप? उसने एक्चुअली में कन्फेशन नहीं किया, बल्कि कन्फेशन करने के लिए एग्रीमेंट किया। उसने बस इतना कहा कि ठीक है मैं ये कन्फेशन कर दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए जो कन्फेशन है ये सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से हिट नहीं होगा। तो कुल मिला के आप ये समझिए, ये जो कन्फेशन है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24, सेक्शन 25 और सेक्शन 26 से हिट नहीं हो रहा। तो अब सवाल यह है कि क्या हम इस कन्फेशन को एडमिसिबल कर लेंगे? बताइए। तो आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज कन्फेशन हियर इज नॉट ट्रूथफुल। राइट? जो कन्फेशन एक्यूज ने किया है वो सच्चा कन्फेशन नहीं है। अगर आपको याद हो तो हमने वहां पढ़ा था, in order to admit the confession, 3 things must coexist. And what are they? Confession must be voluntarily, it must be truthful, and it must be trustworthy. Right? All these 3 ingredients must be satisfied. Then only court will lie upon the confession. ठीक है? So in the above case, confession का जो main element है, that is truthfulness, this is missing. एंड देयरफॉर जो कन्फेशन है वो एडमिसिबल नहीं होगा।
अच्छा, हो सकता है अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर उसने जो कन्फेशन है वो इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस में आके किया है, तो अगर हम देखें तो उसने कन्फेशन वॉलेंटरी नहीं किया, राइट? हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा हो कि वो जो कन्फेशन है एक्यूज ने इनवॉलेंटरीली किया है, बट अपने आंसर में हम वॉलेंटरी को इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि वो जो प्रॉमिस या इंड्यूसमेंट है वो उसे पर्सन इन अथॉरिटी से नहीं मिला, राइट? वो जो प्रॉमिस या इंड्यूसमेंट है वो उसे पर्सन इन अथॉरिटी से नहीं मिला, बल्कि वो उसे प्राइवेट पर्सन या सिविलियन से मिला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो एज पर माई ओपिनियन हम वॉलेंटरी को एक्सक्लूड कर सकते हैं। बाकी डिपेंड्स अपॉन योर आंसर, अपने आंसर राइटिंग स्किल, किस तरीके से आप अपने आंसर को जस्टिफाई करते हो। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने लोगों का जो आंसर है वो सही है, कितने लोगों ने इसका आंसर एकदम ठीक दिया है, बताइए। चलिए बताइए आप कितने पानी में है इस समय, बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। सपोज करके चलिए ए को अपनी वाइफ के मर्डर के सिलसिले में अरेस्ट किया गया। ठीक है, ए ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया और उसे अपनी वाइफ के मर्डर के लिए अरेस्ट किया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ए ने पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन किया कि साहब मैंने ही अपनी वाइफ का मर्डर किया है, आई सॉ माई वाइफ इन कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन विद सम अदर पर्सन, और उसके बाद मैंने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया, राइट? अब पुलिस ऑफिसर ने ए के कन्फेशन को रिकॉर्ड कराने के लिए उसे मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस किया, राइट? भाई कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर विल बी हिट बाय सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, है ना? तो पुलिस ऑफिसर ने क्या किया? पुलिस ऑफिसर ने ए को मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस किया ताकि मजिस्ट्रेट 164 सीआरपीसी में उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड कर ले। अब जब एक्यूज को मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस किया गया तो एक्यूज ने अपना कन्फेशन रिकॉर्ड कराने से मना कर दिया। एक्यूज ने मजिस्ट्रेट को बताया कि जनाब पुलिस ऑफिसर ने मुझे आपके आगे कन्फेशन करने के लिए प्रेशराइज किया है, उसने डंडे के बल पर मुझे आपके आगे कन्फेशन करने के लिए कंपेल किया है, मैंने पुलिस ऑफिसर को कोई भी कन्फेशन नहीं दिया, ये झूठ बोल रहा है। ना मैंने पुलिस ऑफिसर को कोई कन्फेशन किया और ना ही मैं पुलिस ऑफिसर को कोई कन्फेशन करना चाहता हूं, राइट? सिचुएशन समझ में आ गई? पुलिस ऑफिसर ने ए को उसकी वाइफ के मर्डर के सिलसिले में अरेस्ट किया, ए ने पुलिस ऑफिसर के आगे एग्री किया कि हां मैंने ही अपने वाइफ का मर्डर किया है। पुलिस ऑफिसर ने ए को मजिस्ट्रेट के आगे प्रोड्यूस किया ताकि मजिस्ट्रेट ए के कन्फेशन को 164 सीआरपीसी में रिकॉर्ड कर ले, लेकिन मजिस्ट्रेट के आगे आते ही ए मुकर जाता है। ए बोलता है कि जनाब मैंने पुलिस ऑफिसर को कोई भी कन्फेशन नहीं किया, ये तो मुझे डंडे या जोर जबरदस्ती के बल पर आपके आगे कन्फेशन दिलाने के लिए लाया है। अब क्वेश्चन ये है, आप मुझे ये बताइए क्या हम इसको रिट्रैक्टेड कन्फेशन ट्रीट कर सकते हैं? क्या ये रिट्रैक्टेड कन्फेशन माना जाएगा? बताइए। चलिए अगर आपका आंसर हां है तो उसका रीजन दीजिए, और अगर आपका आंसर ना है तो उसका रीजन दीजिए। बताइए, सोच लीजिए आराम से, 1 मिनट ले लीजिए आप, उसके बाद मेरे को आंसर करिए। तो आई गेस अब तक आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। तो बताइए क्या है इसका आंसर? वेरी गुड, आंसर इज इट इज नॉट अ रिट्रैक्टेड कन्फेशन। ये रिट्रैक्टेड कन्फेशन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि रिट्रैक्टेड कन्फेशन क्या होता है? जब एक्यूज ट्रायल से पहले सेक्शन 164 सीआरपीसी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे तो कन्फेशन रिकॉर्ड करा देता है, लेकिन ट्रायल के दौरान ट्रायल कोर्ट के आगे अपने उस कन्फेशन से पलट जाता है। बात समझ रहे हो? रिट्रैक्टेड कन्फेशन वो कन्फेशन होता है जब एक्यूज सेक्शन 164 सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे तो कन्फेशन रिकॉर्ड करा देता है, लेकिन ट्रायल के दौरान ट्रायल कोर्ट के आगे अपने उस प्रीवियस कन्फेशन से
यानी 164 वाले कन्फेशन से मुकर जाता है, उससे पलट जाता है। समझ आया? रिट्रैक्टेड कन्फेशन वो कन्फेशन नहीं होता जब वो पुलिस ऑफिसर के आगे तो कन्फेशन कर देता है, लेकिन 164 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के आगे कन्फेशन करने से मुकर जाता है। नहीं, रिट्रैक्टेड कन्फेशन वो नहीं होता, बल्कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन वो कन्फेशन होता है जब एक्यूज जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे तो कन्फेशन कर देता है, लेकिन ट्रायल कोर्ट के आगे अपने 164 सीआरपीसी वाले कन्फेशन से मुकर जाता है। क्लियर? रिट्रैक्टेड कन्फेशन दोबारा से खोल के पढ़िए। जज साहब कैसे तैयारी कर रहे हो? अगर ऐसे सिली सिली मिस्टेक करोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा? चलिए अब बताइए मेरे को, आप कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर एकदम ठीक किया है? फटाफट कमेंट करके बताइए। और अगर ठीक नहीं किया है तो कहां आपसे वो गलती रही, कहां आपने मिस्टेक करी, क्वेश्चन को जल्दी सुनने में या क्वेश्चन के आंसर को जल्दी करने में कहीं जल्दबाजी तो आपने नहीं दिखाई? चलिए बताइए फटाफट। अब चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। अच्छा, एक दिन एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि सर आखिर बात क्या है कि आप हर केस में, आप अपने हर इलस्ट्रेशन में, आप अपने हर केस में वाइफ को ही मार देते हो, ऐसी क्या दुश्मनी हो गई भाई वाइफ से? तो देखो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है? होता क्या है कि इस तरह के एग्जाम्पल से आपका जो इंटरेस्ट है ना वो ज्यादा डेवलप हो जाता है, ठीक है? ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। एनीवेज, वापस आते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। अब मर्डर करने के बाद ए को बहुत पछतावा हुआ। अब ए जानता है कि एक दो दिन में पुलिस ऑफिसर यहां इन्वेस्टिगेशन करने आएगी और मुझे पकड़ के ले जाएगी, ठीक है? अब ये क्या करता है, ए एक लेटर लिखता है। ए एक लेटर लिखता है टू पुलिस ऑफिसर, रेस्पेक्टेड सर, आई हैव कमिटेड द मर्डर ऑफ माई वाइफ। नाउ आई एम गोइंग इन सम होली प्लेसेस in order to liberate my soul free from this murder, and after a year I will come to you and surrender myself with respect to this murder। ठीक है? ए अपनी वाइफ का मर्डर करता है और मर्डर करने के बाद एक लेटर लिखता है टू पुलिस ऑफिसर, रेस्पेक्टेड सर, मुझे दुख है कि मैंने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया और अब मैं अपनी सोल को, अपनी आत्मा को इस पश्चाताप से मुक्त कराने के लिए 1 साल के लिए किसी धार्मिक जगह पर जा रहा हूं और 1 साल बाद वापस आके मैं खुद आपको अपनी वाइफ के मर्डर के सिलसिले में सरेंडर कर दूंगा। और इस लेटर को लिखने के बाद ए अपनी वाइफ की डेड बॉडी के बगल में इस लेटर को रख देता है और वहां से चला जाता है। अब कुछ दिन बाद पुलिस वहां पहुंचती है और मौका वारदात से ए की वाइफ की डेड बॉडी को और साथ में उस लेटर को रिकवर करती है। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर दिस कन्फेशन विल बी हिट बाय सेक्शन 24, सेक्शन 25 और सेक्शन 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। बताइए, चलिए करिए इसका आंसर। आप आराम से अपना टाइम ले लीजिए, 1-2 मिनट आप आराम से लीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करिए। हाँ जी, तो क्या आंसर है इसका? आंसर इज the confession will not be hit by any of the above section. Any of the above section means the confession will not be hit by section 24, section 25 or section 26. Why? Because neither he was influenced, threatened or given promise by police officer in order to make that kind of confession. Right? So the confession will not be hit by section 24 of Indian Evidence Act. Nor he made the confession under the influence of police officer. No pressure or no influence of police officer existed upon his mind. He made the confession voluntarily. Right? भाई पुलिस ऑफिसर तो अभी पिक्चर में ही नहीं आया, उसे तो पता ही नहीं है कि इस तरह का कोई क्राइम कमिट भी हो चुका है। बात समझ रहे हो ना? So therefore such confession will not be hit by section 25 of Indian Evidence Act, and since he was not in the custody of police officer, therefore the confession will not be hit by section 26 of Indian Evidence Act also. Okay? Thus the confession will be admissible.
Although the letter was addressed to police officer, but it was not written under the influence of police officer. बात समझ रहे हो? ये जो कन्फेशन है वो सेक्शन 25 से हिट नहीं होगा, क्योंकि जब लेटर लिखा गया था ना तो पुलिस ऑफिसर वहां मौजूद थी और ना ही उन्हें इस बारे में कुछ पता था. इनफैक्ट वो तो अभी पिक्चर में ही नहीं आए, है ना. तो इसलिए इस केस में एक्यूज के ऊपर पुलिस वाले का किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस या प्रेशर होना इम्पॉसिबल है ना. तो देयरफॉर सच कन्फेशन विल नॉट बी हिट बाय सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. तो इसके रेस्पेक्ट में लैंडमार्क केस कौन सा आएगा जी? सीताराम वर्सेस स्टेट. ओके, सीताराम वर्सेस स्टेट के केस को आप इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में मेंशन कर सकते हो. ठीक है, क्लियर? हो सकता है आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो. ऑलराइट, तो थोड़ा सा आप प्लीज टाइम डिवोट करना, कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, जब तक चीजों पर टाइम डिवोट नहीं करोगे तब तक आप किसी भी टॉपिक को नहीं समझ सकते. जब तक आप खुद से मेंटल एक्सरसाइज नहीं करोगे, जब तक आप खुद से अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे, तब तक ये सारी चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी. ये कोई कहानी नहीं है बॉस कि आपने सुनी और सारी की सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई. नहीं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी. आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप बैंक के किसी क्लर्क की तैयारी नहीं कर रहे हो. ठीक है ना. तो चीजों पर टाइम इन्वेस्ट करना सीखिए, तभी ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी. ओके, अब आप मुझे जल्दी से बताइए आपका जो स्कोर है वो क्या रहा है. कितने क्वेश्चन आपने गलत किए, कहां आपसे गलती हुई और क्यों आपसे वो गलत हुए. एनालाइज करिए सबको बहुत अच्छे से, इवेल्यूएट करिए अपने आप को कि आप कितने पानी में हैं. और अगर आपको लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करने से आपको जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो बहुत अच्छे से हो रही है, या आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा है, आपको ऐसे क्वेश्चन में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही हमें डिसाइड करेंगे कि आगे भी हम इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे या नहीं. ठीक है, चलिए कमेंट करके फटाफट अपना स्कोर बताइए और बताइए कि आपसे कहां गलती हुई, क्यों गलती हुई और कहां आप इन टॉपिक्स में लैग कर रहे हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा. और अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आया है तो आपको डिसलाइक करने का भी पूरा राइट है. और प्लीज आप लोग कमेंट करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में मैं अपने आप को और इंप्रूव कर सकूं. और अगर आप लोग चाहते हैं कि वीडियोस में किसी भी तरह का मैं चेंज करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करूंगा चीजों को आपके अकॉर्डिंग चलाने की. स्पेशल थैंक्स टू माय गुरु नेहा सिंह, जिन्होंने ईयर 2018 में इंडियन एविडेंस एक्ट का अपना ज्ञान मेरे साथ साझा करके मुझे लेक्चर बनाने के काबिल बनाया. अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला है और आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. ये है मेरा QR कोड. आप किसी भी ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पेमेंट कर सकते हैं. और याद रखना, ये कंट्रीब्यूशन जो भी आप करोगे ये केवल सोसाइटी के लिए यूज किया जाएगा, जैसे कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, गौ माता की सेवा के लिए, एक्सेट्रा. बिकॉज आई बिलीव दिस कंट्रीब्यूशन इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल ओनली. इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो. जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव भी आता हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शेयर करता हूँ. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली. जय हिंद, जय भारत.